सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं वहाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेवपार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। आज भी कारोबार का आगाज कुछ मंदी के साथ हुआ, तो गुज़िश्ता दिन की जो सूरत हाल थी वही सिलसिला जारी रहा। 79,000 की हद से नीचे आज इंडेक्स आ गया था। 78,000 के आसपास ट्रेड हो रहा था। लेकिन अच्छी बात यह है कि ओवरऑल पिछले 2 हफ्तों से जो हमने स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस देखी है, इंडेक्स ऊपर जाता हुआ देखा है, तो एक जो सरमायाकारों का एतमाद है वो अभी भी इस पर बहाल है। और अब चूंकि 29 जुलाई को नया पॉलिसी रेट आना है, नया इंटरेस्ट रेट आना है, तो एक बार फिर ये उम्मीद की जा रही है कि पिछले इंटरेस्ट रेट की तरह अगर थोड़ी सी इसमें कमी आती है, और जैसे 1.5% की पिछली बार कमी आई थी, 1-1.5% की अगर मजीद कमी आ जाती है तो स्टॉक मार्केट में मजीद बूम आ सकता है और फिर वो मजीद ऊपर की तरफ जा सकती है। लेकिन इसके लिए अभी ज़ाहिर 29 जुलाई का इंतजार करना होगा और देखना होगा कि हुकूमती थिंक टैंक इस सिलसिले में क्या सोच रहे हैं। जो हुकूमत की फाइनेंस टीम है या जो स्टेट बैंक है, उसका थिंक टैंक इस वक्त इस बारे में क्या सोच रहा है। क्या वाकई इस पॉलिसी रेट में कमी की जाती है, नहीं की जाती, और अगर इनकेस ये कमी नहीं भी होती और सियासी मैदान से सब बेहतर खबरें सामने आती रहती हैं, तो उसका भी एक पॉजिटिव असर स्टॉक मार्केट पर पड़ता है। जो हमने पिछले दिनों इस मार्केट को ग्रो होते देखा, चंद महीनों पहले 55,000 से 60,000 की हद के दरमियान ये मार्केट मौजूद थी। लेकिन फिर बजट आया और बजट में चूंकि कहीं कोई नया टैक्स स्टॉक मार्केट पर नहीं लगाया गया, तो कंपनीज का और इन्वेस्टर्स का एतमाद मार्केट पर बढ़ा, और जब नई इन्वेस्टमेंट आई तो उसके नतीजे में अब ये इंडेक्स हम मुस्तकिल ग्रो होते देख रहे हैं। चंद दिनों पहले 81,000 की सतह पर भी ये इंडेक्स पहुंचा था, लेकिन कुछ रिकवरी मार्केट में हुई, कुछ करेक्शन हुई, और उसके बाद फिर अभी भी हम ये देख रहे हैं कि 78 और 79,000 की एक हायर लेवल पर ये स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स मौजूद है। और इसका मतलब यह है कि चंद एक सेक्टर्स बड़ा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, खासतौर पर जो ऑयल सेक्टर है, जो बैंकिंग सेक्टर है, जो माइंस एंड मिनरल सेक्टर है, चंद और ऐसे सेक्टर्स हैं कि एक तो SIFC के थ्रू भी चंद सेक्टर्स पर बहुत ज़्यादा फोकस है कि मुस्तकबिल में उनको मजीद ऊपर ले जाया जाए। और फिर स्टॉक मार्केट में भी इस वक्त चंद एक सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि पूरे के पूरे 100 इंडेक्स का बोझ उठाए हुए हैं, और इन्हीं की वजह से ये सेक्टर्स बड़े बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ फिर जो सेक्टर्स, जो चंद एक सेक्टर्स हैं जो कि जिनकी कारकर्दगी इस वक्त बेहतर नहीं है, या जहां पर इन्वेस्टमेंट करते हुए लोग घबराते हैं, अब ज़रूरत इस बात की है कि इन्वेस्टर्स भी उस तरफ बढ़ें, हुकूमत भी कुछ इन्वेस्टर्स का हाथ पकड़े, कुछ सपोर्ट करे, ताकि ओवरऑल एक ग्राफ जो मार्केट का है वो ऊपर की तरफ जा सके। आने वाले हफ्ते में बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ये देखना कि ये इंडेक्स कहाँ तक जाता है, और जो बैरूनी सरमायाकारी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। कुछ ममालिक के साथ जो कमिटमेंट्स हुई, जिनकी तरफ से यकीन दहानियाँ करवाई गई हुकूमत पाकिस्तान को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, कि कब वो इन्वेस्टमेंट सामने आएगी, और जब वो इन्वेस्टमेंट सामने आएगी तो फिर उसी वक्त हम देखेंगे कि स्टॉक मजीद नए रिकॉर्ड्स भी बनाएगी। आने वाले दिनों में ये किस तरह से मुमकिन हो सकेगा, और सरमायाकारी पाकिस्तान में कितनी इंपॉर्टेंट होगी, कौन कौन से ममालिक सरमायाकारी पाकिस्तान में करने में दिलचस्पी रखते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको हम इस बारे में मजीद इन्फॉर्म करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान को इस वक्त इकोनॉमिक फ्रंट पर बड़े चैलेंजेस का सामना है। इस वक्त भी 2 फेडरल मिनिस्टर्स चाइना में मौजूद है, जहां उनकी कोशिश है कि जो 15 अरब डॉलर की जो पेमेंट्स है उसको चाइना रोल ओवर करे। फिर इससे पहले हमने देखा था कि कुछ दौरे इन्वेस्टमेंट के लिए किए गए, पाकिस्तान से कुछ ममालिक ने कमिटमेंट भी की कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं कि सऊदी अरब कब अपनी कमिटमेंट को पूरा करेगा, UAE से कब इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की जाएगी, और वो इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स में होनी है कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी फिर ऊपर लेकर जा सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो इस वक्त एक इकोनॉमिक क्रंच की सिचुएशन है, इससे पाकिस्तान किस तरह निकलेगा, और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो इसमें कितना रोल प्ले कर सकती है, हुकूमत की जो कोशिशें हैं वो किस तरह से कामयाब साबित हो सकती हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। असफर एहसन साहब साबिक वजीर हैं सरमायाकारी के, हमारे साथ मौजूद हैं। असफर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। जो इस वक्त इकोनॉमिक के एक सिचुएशन हम देख रहे हैं, और फिर इसको अगर हम कनेक्ट करें जरा इन्वेस्टमेंट के साथ भी, तो सऊदी अरब और UAE से कुछ कमिटमेंट्स तो हुई, लेकिन अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकी है। ओवरऑल क्या क्लाइमेट आप देख रहे हैं, अगले चंद माह में ये इन्वेस्टमेंट आएगी पाकिस्तान, अगर आएगी तो क्या चेंजेस आ सकती हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी में? सबसे पहले आपको शुक्रिया मुझे यहाँ पे इनवाइट करने का। जो पाकिस्तान की इस वक्त इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप की अगर हम बात करते हैं, तो इस साल जो हमारी FDI इनफ्लो है वो अराउंड 1.8 to 1.9 बिलियन डॉलर। लास्ट ईयर ये 1.76 बिलियन डॉलर थी, और उसके लास्ट ईयर ये 2.1 बिलियन डॉलर थी। लास्ट 24 ईयर्स में हमने 48 बिलियन डॉलर्स अट्रैक्ट किए। इसका मतलब ये कि पर एनम हमने 2 बिलियन डॉलर्स अट्रैक्ट किए। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में अगर देखें तो ये जो $2 बिलियन के अराउंड या
1.8 1.9 है, ये बहुत कम FDI है। सही। और ये जो FDI होती है बेसिकली ये एक मिरर होता है कि व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इन द कंट्री फॉर द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर, जिसपे फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हैं और जिसपे लोकल इन्वेस्टर्स भी हैं। तो प्रॉब्लम जो आ रहा है, जो एज ए स्टेट ऑफ पाकिस्तान में आपसे बात कर रहा हूँ, और मैं किसी एक गवर्नमेंट को इस पर रिस्पॉन्सिबल करार नहीं देता, बल्कि जितनी गवर्नमेंट्स आई हैं तो सबने एडहॉकिज्म और फायर फाइटिंग के मोड में काम किया है। किसी ने लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पे काम नहीं किया इन्वेस्टमेंट की। टिल टुडे देयर इज नो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉर दिस कंट्री। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पेपर्स अवेलेबल, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ प्रेजेंटेशंस अवेलेबल, लेकिन हमने कोई इस स्ट्रैटेजी कंट्री की नहीं बनाई जो अगले 20-25 साल की हो, जहां हम इस पोजीशन पे आ सके आफ्टर सम टाइम कि हम 8-10 साल 12 साल की कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी गारंटी कर सके इन्वेस्टर्स को या उन कंट्रीज को जो पाकिस्तान। और असर साहब, जो आप ये बात कर रहे हैं तो इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट, जिसमें आप भी मिनिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट रहे, जितनी गवर्नमेंट्स हैं, आई सर्व फॉर 6 months ऑनली ना, तो उस गवर्नमेंट में भी एडहॉकिज्म था, उस गवर्नमेंट में भी एक फायर फाइटिंग मोड था, उससे पहले गवर्नमेंट में भी ऐसे ही था, उसके बाद PDM-1 में भी ऐसे ही था। केयर टेकर तो खैर होती 5 महीने की थी, और उसके बाद अब जो गवर्नमेंट है ये शुरू ही है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जो किबला काबा है वो कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की तरफ नजर नहीं आ रहा। जो फंडामेंटल्स हैं उनको आपने सही करना है। आपने इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप अगर काम करेंगे तो फाउंडेशन को आपने बिल्ड करना है। हम उस पर काम नहीं कर रहे हैं, हम अभी भी फायर फाइटिंग मोड पे काम कर रहे हैं। तो एक तो बात ये है। सही। दूसरा, सऊदी अरेबिया इज माई प्रोजेक्ट। मैं जब गवर्नमेंट में था तब भी इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा था। आई एम स्टिल वेरी क्लोजली वर्किंग विद सऊदी लीडरशिप एट द हाईएस्ट लेवल। और मैं ये समझता हूँ कि कुछ 1-2 G2G G2B पे काम हो रहा है, और मुझे लगता है कि वो चीजें मटीरियलाइज हो जाएंगी। लॉन्ग ओवरड्यू है, हमने टाइम वेस्ट किया है एज स्टेट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन मुझे लगता है कि आफ्टर सम टाइम वो मटीरियलाइज हो जाएंगी। ठीक है। लेकिन जो B2B की हम बात करते हैं, जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के लिए, मैं कोई बहुत हौसला अफजा चीज नहीं देख रहा, बिकॉज के जो इनएफिशिएंसी है और जो इनकॉम्पिटेंस है वो हमारी साइड से है। सऊदीज आर बियॉन्ड सीरियस टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान लाइक दे आर डूइंग इन अदर कंट्रीज। दे आर एक्वायरिंग मेजर शेयर होल्डिंग ऑफ ग्लोबल कॉर्पोरेशन। दे आर इन्वेस्टिंग इन कंट्रीज लाइक उज्बेकिस्तान, जहां 4.5 साल में उन्होंने $21 बिलियन इन्वेस्ट किए। पाकिस्तान में कितने बिलियन डॉलर इन्वेस्ट हुए? तो एक छोटी डील अभी शेल की हुई है, जो एक कंपनी ने वहां से एक्वायर किया है, बाकी कुछ चीजें और हुई हैं। लेकिन जो मेजर इन्वेस्टमेंट फ्लो वहां से हो सकता है FDI का सऊदी अरेबिया से, या हम UAE की बात करते हैं या हम कतर की बात करते हैं, तो दावे तो बहुत हैं। पहले $25 बिलियन की बात हुई, लेकिन एक भी पैसा मटीरियलाइज नहीं हुआ। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सब कुछ इस वजह से है कि हम अपनी फाउंडेशन को सही नहीं कर रहे। हम एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के लिए चैलेंजिंग सूरत हाल बनाते चले जा रहे हैं, और जो इस वक्त आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है वो रियल प्रॉब्लम में है, वो रियल ट्रबल में है। तो जिस तरह से हमने टैक्सेशन पे यहाँ पे काम किया है, जिस तरह हमने सैलरीड क्लास को परेशान किया है, ये वो तमाम मेजर्स हैं जिससे एक मिसट्रस्ट डेवलप हुआ है, और सिचुएशन जो ग्राउंड रियलिटी पे है वो बहुत अच्छी नहीं है। सही। तो हमें रियलिस्टिक होना चाहिए एज द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। वी शुड अवॉइड द रोजी पिक्चर, वी शुड बी रियलिस्टिक, एंड वी शुड अंडरस्टैंड द पिक्चर इन ब्लैक एंड व्हाइट, जो हमारी बैलेंस शीट क्या बोल रही है। ठीक है। और उसमें वो मेजर्स लेने चाहिए जिसकी जरूरत है। मिनिस्ट्रीज जितनी है, जितने पब्लिक सेक्टर इदारे हैं, इनकी रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर की जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी एंगेजमेंट होनी चाहिए, और ये कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए बिटवीन द सिविल ब्यूरोक्रेसी, प्राइवेट सेक्टर एंड द मिलिट्री एज वेल। और असद साहब, जो रिस्ट्रक्चरिंग की आप बात कर रहे हैं या जिन रिफॉर्म्स की आप बात करें, क्या ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और इसका कोई कनेक्शन है IMF के प्रोग्राम के साथ? अगर ये प्रोग्राम डन हो जाता है, डील हो जाती है पाकिस्तान की, तो फिर क्या ये ममालिक तमाम जो कि पहले पाकिस्तान के दोस्त हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं इनके, तो ये इंतजार कर रहे हैं कि पहले वो डील हो जाए फिर हम इन्वेस्टमेंट करें? देखिए, वो किसी चीज का इंतजार नहीं कर रहे, वो सिर्फ इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि आप उनको रेडी प्रोजेक्ट्स दें और यहाँ जो इनेबलिंग एनवायरनमेंट है उसको सही करें, और यहाँ पर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। हम सऊदी अरब की जब बात करते हैं तो जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है, वो इज एक्चुअली माय फेवरेट लीडर ऑल्सो। वो इस वक्त पाकिस्तान के 6th प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे हैं इन लास्ट 7 years। दुनिया की किस कंट्री में वो 6th प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे हैं? तो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की एक बहुत बड़ा एविडेंस है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे आप हर 6 महीने में एक सेक्रेटरी को तब्दील कर देते हैं। लास्ट 10 सालों में आपने 12 FBR चेयरमैन अपॉइंट किए हैं, 10 सालों में आपने 10 फेडरल सेक्रेटरी फाइनेंस अपॉइंट किए हैं, 10 सालों में आपने 7
चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉइंट किए हैं, तो कंटिन्यूटी का तो आपका ये हाल है। तो मैं अगेन ये बात किसी स्पेसिफिक गवर्नमेंट की, आज की या पिछली गवर्नमेंट की नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि एज स्टेट ऑफ पाकिस्तान हमारा कैरेक्टर क्या, हमारी प्रैक्टिस क्या है। ये वक्त आ गया है पाकिस्तान पे कि हमारा पोटेंशियल बहुत है, हर सेक्टर में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की अपॉर्चुनिटी मौजूद है, लेकिन इसके लिए हमें अपनी फाउंडेशन को सही करना होगा, हमें इसमें वो स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने होंगे जिनकी जरूरत है। फिर आप टैक्सेशन की बात करते हैं, टैक्सेशन आप ना रिटेल पे लगाते हैं ना एग्रीकल्चर पे लगाते हैं, आप उसी पे टैक्स लगा रहे हैं जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहा है, तो इससे एक बहुत नेगेटिविटी पाकिस्तान में क्रिएट हुई है। सही। तो मैं ये समझता हूं कि अगर आप इन इदारों की रिस्ट्रक्चरिंग करें और आप जो मेजर्स आपने लेने हैं, जो इंडक्शन आपने कॉम्पिटेंट टीम्स की करनी है, तो आप वो करें, एक कंट्री का एक पैकेज बनाएं, उस पैकेज के हिसाब से काम करें। वो पैकेज मिसिंग है, बाकी कंट्रीज पैकेज पे काम कर रही हैं। जो मैंने उज्बेकिस्तान की आपको एग्जाम्पल दी, उन्होंने एक पैकेज बनाया और उस पर बारी बारी करते करते आज की तारीख में $21 बिलियन इन्वेस्ट हो चुके हैं। तो पाकिस्तान जो 25 करोड़ की कंट्री है, वो बहुत पैसा सऊदी अरब से एंगेज कर सकती है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर, जिसमें फॉरेन और लोकल इन्वेस्टर दोनों शामिल हैं, बिग बॉयज भी हैं, मिड साइज प्लेयर्स भी हैं, एसएमईज भी हैं, इनको फैसिलिटेट करना होगा। अच्छा असद साहब, जब आप लोकल इन्वेस्टर को फैसिलिटेट करने की बात करें तो आप देखें स्टॉक मार्केट जब हमारी ऊपर जा रही है तो उससे लोकल इन्वेस्टर तो हमें फिर भी एक इत्मीनान वाली सिचुएशन में नजर आ रहा है कि कम से कम स्टॉक तो परफॉर्म कर रही है। स्टॉक मार्केट की ऊपर जाने को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से लिंक नहीं करता, ये एक आर्टिफिशियल सिलसिला होता है, एक बबल होता है और ये इसमें कॉस्मेटिक सर्जरी की जाती है। ये कोई इंडिकेटर नहीं है, बिकॉज के इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल है उसको आपको, ये जो मैं मेजर्स की बात कर रहा हूँ, ये आपको मेजर्स लेने होंगे। अगर ये सूरत हाल इतनी अच्छी होती तो क्यों आपकी एफडीआई गिर के 1.9 बिलियन डॉलर पे चली जाती। आज 8 अफ्रीकन कंट्रीज हैं, 9 अफ्रीकन कंट्रीज जिनकी एफडीआई आपसे बेहतर हो चुकी है। पूरे रीजन में अगर आप देखें, सेंट्रल एशिया देखें, आप फार ईस्ट देखें, आप मिडिल ईस्ट देखें, आप आसियान देखें, इनमें मेजर जो कंट्रीज हैं उनकी एफडीआई आपसे बेहतर है। और एफडीआई, जैसे मैंने कहा, कि इंडिकेटर होता है कि आपकी मुल्क की इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के लिए क्या है। तो अगेन हमें जो पूरा फोकस करना होगा वो अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर पे करना होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम $6 बिलियन ले रहे हैं एक लोन के तौर पे आईएमएफ से, मजबूरी है आपकी, और मैं अप्रिशिएट करूंगा इसमें फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब को जो उस चीज को फाइनल कर रहे हैं। लेकिन क्या आईएमएफ हमारा हल है? आईएमएफ हमारा हल नहीं है। इससे ज्यादा पैसे आप खुद जनरेट कर सकते हैं। आरडीए जो रोशन डिजिटल अकाउंट स्टेट बैंक की स्कीम थी, उसमें आज की तारीख में $8 बिलियन आपने एक्सपेक्ट किए 4,000 पाकिस्तानियों से। ये इस बात का एविडेंस है कि सिर्फ अगर आप पाकिस्तानियों को मोबिलाइज करें, उनको ट्रस्ट दें, यहाँ पे एक इनेबलिंग एनवायरमेंट बना दें, तो जो सिर्फ आपका ओवरसीज पाकिस्तानी है, जो आपका लोकल पाकिस्तानी है, ये कितनी इन्वेस्टमेंट जनरेट कर सकता है कि आपको बाहर से किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तो बात ये है। दूसरी, हर एफडीआई अच्छी एफडीआई नहीं होती है। आपको एक्सपोर्ट लेड एफडीआई पे काम करना है। जैसे यहाँ पे डाउलेंस की कंपनी है, उसको टर्किश कंपनी ने एक्वायर किया आर्सेलिक ने, आज से 7-8 साल पहले। उन्होंने जितना पैसा अर्न किया वो पाकिस्तान में लगाया। जिस वक्त उन्होंने एक्वायर किया था 8 साल पहले, उनके R&D में सिर्फ 2 लोग होते थे, आज 100 लोगों का डिपार्टमेंट है। उन्होंने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है, यहाँ से वो एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। उनकी 1-2 ग्लोबल प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होगी, वो फिर यहाँ से दुनिया भर में एक्सपोर्ट होगी। तो हमें इस किस्म की एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की जरूरत है, एक्सपोर्ट लेड इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो असफर साहब, ये जिन आइडियाज की आप बात कर रहे हैं या जो रिफॉर्म इनिशिएटिव या रीस्ट्रक्चरिंग की आप बात कर रहे हैं, जो इस 5.5 माह में हुकूमत आपको उस ट्रैक पर नजर आ रही है? क्या इस डायरेक्शन में हुकूमत काम कर रही है? क्योंकि औरंगजेब साहब एक रिवायती सियासतदान तो नहीं है। इससे पहले हमने फाइनेंस मिनिस्टर्स देखे हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टी से जिनकी एफिलिएशन होती थी, वो तो एक प्योर टेक्नोक्रेट हैं। तो उनकी इंटेंशन आपको नजर आ रही है इस वक्त ये तमाम मेजर्स लेने के लिए? मैं समझता हूँ कि फाइनेंस मिनिस्टर को एम्पावरमेंट मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कि वो पावर्ड नहीं है, उनको एम्पावरमेंट मिलनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे लोग हैं जो कॉम्पिटेंट हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इंतहाई इनकॉम्पिटेंट हैं और उनका गवर्नमेंट में कोई रोल नहीं है। तो ये इवैल्यूएट तो लीडरशिप को करना चाहिए ना, कि कौन कॉम्पिटेंट है और कौन कॉम्पिटेंट नहीं है, कौन डिलीवर कर रहा है, कौन डिलीवर नहीं कर सकता। तो आप अगर ये ट्रेडिशनल स्टफ से बाहर नहीं निकले, रोड ब्लॉक से आप बाहर नहीं निकले, तो आप वहीं पे खड़े होंगे। तो जो अपॉर्चुनिटी आपकी सऊदी, कतर, यूएई से है, जो बाकी कंट्रीज से है, अभी हमने CPEC फेज 2 शुरू किया है। चाइना से पिछले 14 साल में सिर्फ $9 बिलियन की एफडीआई आपके पास आई है। तो नंबर्स कुछ और बोल रहे हैं। हालांकि जो आपका पोटेंशियल है वो आप $25-20 बिलियन वहां से इत्मीनान से निकाल सकते थे, क्यों नहीं निकाले?
किसी गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पे काम नहीं किया। तो पाकिस्तान में वक्त आ गया है कि अगले 20 से 25 साल की इन्वेस्टमेंट रोड मैप बनाए, रियलिस्टिक रोड मैप बनाए, और उसमें जो जो मेजर्स आपने लेने हैं वो मेजर्स आप लें, तो जाके आप एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। आप कंट्रीज को और ग्लोबल इन्वेस्टर्स को 8 से 10 साल 12 साल की कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी की गारंटी दे सकेंगे। आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर सेटिस्फाई होगा और फिर ऑटोमेटिकली जेवीज और कोलैबोरेशन सब शुरू होंगी और एक्सपोर्ट लेड एफडीआई पाकिस्तान में आना शुरू। तो इसका मतलब असफर साहब, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज का माइंडसेट है, ये उनको सोचने की जरूरत है कि वो किस टीम के साथ काम करे, किन लोगों को आप इंगेज करें। ये चीज आज के लिए बहुत जरूरी है, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट इज लाइक अ वाटर, आज है कल वो आपके पास से निकल जाएगी। असफर साहब, ये एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए तो आपको पॉलिटिकल माइंडसेट तब्दील करना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर है कि जो भी पार्टी आती है वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी लाती है। अब वो जब 3-4 साल में रैप अप हो जाती है या 5 साल अपने पूरे भी करती है, फिर अगली टर्न किसी और पार्टी की होती है, वो कंटिन्यूटी नहीं रह पाती, वो पॉलिसीज खत्म हो जाती हैं, नई पॉलिसीज आ जाती हैं। तो ये पॉलिटिकल माइंडसेट भी चेंज करने की जरूरत है, चाहे कोई गवर्नमेंट पार्टी है, कोई अपोजिशन की पार्टी है, सबको अपनी सोच तब्दील करनी पड़ेगी। देखिए, मैंने आपकी जो बात की ना कि यहाँ पे एक एडहॉकिज्म चलता है, एक फायर फाइटिंग चलती है, इसका मतलब मैं आपको इलैबोरेट कर देता हूँ ओपन अल्फाज में कि इमरान खान का पाकिस्तान एक डिफरेंट पाकिस्तान है, शरीफ का पाकिस्तान एक डिफरेंट पाकिस्तान है, पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान एक डिफरेंट पाकिस्तान है, और मिलिट्री का पाकिस्तान एक डिफरेंट पाकिस्तान है। सही। दिस इज द रूट कॉज ऑफ आवर ऑल प्रॉब्लम। हमारे यहाँ कंटिन्यूएशन नहीं है। ये हर गवर्नमेंट का अपना किबला काबा है, हर इदारे का अपना किबला काबा है। दुनिया में इस तरह से नहीं होता। आप कोई स्मॉल यूरोपियन या अफ्रीकन कंट्री नहीं है, आप दुनिया की 5वीं बड़ी कंट्री विद द पॉपुलेशन ऑफ 25 करोड़, जो 2047 में जब हम 100 ईयर्स के होंगे ये 40 करोड़ क्रॉस कर जाएगा। इस मुल्क के लिए कंट्री स्ट्रैटेजी की जरूरत है, इस मुल्क के लिए उसके बाद हर शोबे की स्ट्रैटेजी की जरूरत है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की जरूरत है। हमारे यहाँ 6 महीने 10 महीने की प्लानिंग होती है, बार बार 3 महीने 4 महीने से आगे हम देख नहीं पाते। बातें बहुत होती हैं, स्लोगन्स बहुत होते हैं, बयानात बहुत आते हैं, क्लेम्स बहुत होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि हर गवर्नमेंट में यही सूरत हाल चल रही है। इसमें आपको एड्रेस करना होगा क्योंकि पाकिस्तान का पोटेंशियल बहुत है, हमारी लोकेशन आइडियल है, लेकिन सिर्फ ये बोलने से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी जब तक आप वो मेजर्स नहीं लेंगे जो आपको लेने हैं, जब तक आप फेवरेटिज्म खत्म नहीं करेंगे, जब तक आपके वेस्टेड इंटरेस्ट खत्म नहीं होंगे, आप यहाँ पर कॉम्पिटेंट टीम्स नहीं बिठा पाएंगे। तो बहुत सारे लोग हर गवर्नमेंट में कॉम्पिटेंट होते हैं, लेकिन जो ओवरऑल एक वेस्टेड इंटरेस्ट की फजा चलती है उससे पाकिस्तान एक बहुत मुश्किलात का शिकार है। डिस्पाइट ऑल दी अपॉर्चुनिटीज, ऑल दी ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हान तआला जो पाकिस्तान के ऊपर है, लेकिन आई थिंक हम सबको एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में काम करना चाहिए जिसमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी, प्राइवेट सेक्टर और मिलिट्री लीडरशिप ये मिलके एक पाकिस्तान के लिए काम करें, एक चार्टर फॉर बिजनेस लेकर आए, उसको पार्लियामेंट से और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से वेट कराएं, ताकि कोई गवर्नमेंट आए, कोई गवर्नमेंट जाए, कोई मिनिस्टर, कोई सेक्रेटरी के तब्दील होने से आपकी पॉलिसी और आपकी डायरेक्शन और आपका रोड मैप तब्दील ना हो। हमें एक पाकिस्तान, एक वन वॉइस पे, एक विजन पे और एक सर्टेन टारगेट पे काम करना होगा, तो जाके हम इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बेहतर कर सकेंगे, हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर आ सकेंगे और हम वो सारे मेजर्स ले सकेंगे जो पाकिस्तान को की जरूरत है। और अफसर अगर ये ईमानदारी से अगर ये कोशिश आज ही शुरू की जाए, बिल्कुल रियलिस्टिक होकर, दयानतदारी से, तो एक यूनिफॉर्म पॉलिसी अगर लेकर आई जाए तो ये कितना टाइम लगेगा पाकिस्तान के इकोनॉमिक इशूज़ को रिजॉल्व करने में? अगले 4-5 साल फिर पाकिस्तान ये इसी तरह से इन चैलेंजेस का सामना करता रहेगा अगर ये 100% आपकी इस पॉलिसी को, सजेशन को इम्प्लीमेंट कर भी दिया जाए तो भी? देखिए, जो पाकिस्तान के इश्यूज हैं वो बिल्कुल मैनेजेबल, उनका रेजोल्यूशन पॉसिबल है, ये ओवरनाइट नहीं होगा। आज अगर आप फंडामेंटल्स को सही करना शुरू करते हैं, फाउंडेशन सेट करते हैं और आप ये एडहॉकिज्म और फायर फाइटिंग से बाहर आते हैं और वो काम करते हैं जिसकी जरूरत है, मैं समझता हूँ 1 से 2 साल में चीजें बेहतरी तरफ जाना शुरू होंगी, 3 से 4 साल में इंप्रूव होंगी और फिर इस तरह से हर गुजरते साल के साथ आप एक प्रॉस्पेरिटी की तरफ आना शुरू होंगे। 8 से 10 साल आपको चाहिए जब आप एक प्रॉस्परस पाकिस्तान यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं और उसके बाद आप फ्लाई कर सकते हैं। ये पाकिस्तान का पोटेंशियल है, मैं आपसे कोई लफाजी नहीं कर रहा, मैं डाटा की बेस पे आपसे बात कर रहा हूँ कि ये पोटेंशियल है, लेकिन इसके लिए हमें किबला काबस नहीं करना होगा, इसके लिए हमें फेवरेटिज्म का खेल खत्म करना होगा, इसके लिए हमें वेस्टेड इंटरेस्ट को अपने खत्म करना होगा। हमें हर इदारे में
हर मिनिस्ट्री में कॉम्पिटेंट टीम्स बिठानी होंगी और एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में काम करना होगा। जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी गवर्नमेंट है, वो एक इंगेजमेंट के थ्रू काम करे। कोई गवर्नमेंट, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई इदारा आइसोलेशन में काम नहीं कर सकता, क्योंकि आप दुनिया की 5वीं बड़ी कंट्री। ठीक है। और साहब एक आखिरी सवाल कि आप तो चूंकि इन्वेस्टमेंट बोर्ड को आप हेड करते रहे, दुनिया में एक्सेप्टेबिलिटी है पाकिस्तान के लिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी सऊदी अरब या यूएई से हटकर, चाइना से हटकर भी कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, आपकी पोजीशन खराब होती जा रही है, आपका परसेप्शन बिगड़ता जा रहा है, लेकिन अभी भी दिलों में तेल है। अच्छा। और हम अगर एक यूनिफाइड अप्रोच से, एक वन गवर्नमेंट अप्रोच से काम करें, एक लॉन्ग टर्म में काम करें, तो हम बिल्कुल अट्रैक्ट कर सकते हैं। आज भी इन्वेस्टर पाकिस्तान की तरफ देखता है। जो डाटा आपका है, जो आपकी ओवरऑल लोकेशन है, जो आपका ओवरऑल पॉपुलेशन का साइज है, मैं समझता हूं कि किसी भी दुनिया के इन्वेस्टर के लिए, किसी भी दुनिया की कंट्री के लिए पाकिस्तान इज एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। बट इसके सिर्फ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन कहने से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी जब तक जो मैंने आपको बातें बताई हैं आप उसको इनिशिएट नहीं करेंगे और उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जाएंगे। दुनिया की हर कंट्री से आप यहाँ पे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आज भी इन्वेस्टर यहाँ पर आता है, वो वापस उस वक्त नहीं आता जब उसको आप चीजों को फाइनलाइज नहीं करते, उसको रेडी प्रोडक्ट्स नहीं देते, और फिर जो एनवायरमेंट वो देखता है उसके बाद वो मिसट्रस्ट उसका और बढ़ जाता है। बट ऐसा नहीं है कि दुनिया आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही, ये भी बड़ा गलत फलसफा है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान स्टिल इज अ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, लेकिन उसके लिए जो मैंने आपसे बातें बताई हैं, सबसे पहले आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है। जिस दिन ये सेटिस्फाई हो गया, आपकी जेवीज, कोलैबोरेशन, एफडीआई, ये सब कुछ ऑटो पे चलनी शुरू हो जाएगी। इट्स अ प्रोसेस, इसको ऑर्गेनिक लेवल पे चलने दें। कि कॉस्मेटिक सर्जरी से और रोजी पिक्चर दिखाने से काम नहीं होगा। फिर मैं एक और बात आपसे करता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर के लोग आपको मिनिस्ट्रीज में एम्प्लॉय करने से, बट ये जो कॉन्सेप्ट चला है कि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट एक कंपनी ग्लोबल फंड को दे दिया, एक कॉन्ट्रैक्ट एक ग्लोबल फंड को दे दिया, इससे आपके मसले सॉल्व नहीं होंगे। आप बिलियंस ऑफ रुपीज जाया कर देंगे। ये आपको अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशन बना के देंगे, सब कुछ करके देंगे, बट इसको इम्प्लीमेंट करने वाला कोई नहीं होगा। ऐसे सैकड़ों पेपर्स आपके वहां मौजूद हैं। तो अपना जो लोकल टैलेंट है, जो पाकिस्तानी डायस्पोरा के अच्छे लोग हैं, उनको एंगेज करें, उनको मिनिस्ट्रीज में बिठाएं, उनको इदारों में बिठाएं, इन इदारों की रीस्ट्रक्चरिंग करें, केपीआईज बनाएं, इनकी पूरी एक एचआर पॉलिसी बनाएं, आपकी चीजें खुद चलनी शुरू होंगी। मैंने आपको एक एविडेंस दिया है आरडीए का, जो स्टेट बैंक का है, $8 बिलियन 6,000 पाकिस्तानियों ने डिपॉजिट किया हुआ है। ये आपका पोटेंशियल है। दुबई में $9 बिलियन प्लस आपके पाकिस्तानियों के लगे हुए हैं। इसका मतलब है विद इन पाकिस्तान अगर आप देखें, जो पाकिस्तानी पाकिस्तान में बेस्ड है और जो ओवरसीज पाकिस्तानीज है, हम बहुत इत्मीनान से पैसा अट्रैक्ट कर सकते हैं। अपना किबला काबा सही करने की जरूरत है। हर बात का जवाब इसी पे आके रुकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच असफर हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साबिक वजीर सरमाकारी हमारे साथ मौजूद थे और तजावीज़ हुकूमत को दे रहे थे कि किस तरह से सरमाकारी को और फिर उसके जरिए पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर किया जा सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद कुछ अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे और हुकूमत बार बार एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की बात कर रही है। वज़ीर आज़म की जानिब से $60 अरब पर एक्सपोर्ट ले जाने के दावे किए गए। जो वज़ीर सनअत व पैदावार हैं वो भी ये कह रहे हैं कि इक़्तिसादी तरक्की तभी मुमकिन है जब एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो सकेगा, लेकिन हमारी इंडस्ट्री इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। बढ़ती हुई जो इस वक्त बिजली की कीमतें हैं, फिर IPPs का जो मसला है, उसके साथ साथ जो जिस तरह से टैक्सेस की भरमार ना सिर्फ एक्सपोर्टर्स पर, सैलरीड पर्सनस पर और हर तबके पर कर दी गई है। तो ऐसी पॉलिसी जब सामने आई है तो इसके नतीजे में कैसे एक्सपोर्ट्स बढ़ सकेंगी, इंडस्ट्री के मसाइल कैसे हल हो सकेंगे, हम गुफ्तगू करेंगे। आतिफ इकराम शेख साहब प्रेसिडेंट हैं FPCCI के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आतिफ साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये बताइएगा कि हुकूमत के दावे अपनी जगह पर हैं, जहां पर $60 अरब पर ले जाने की एक्सपोर्ट्स को बात हो रही है, जो कि 100% इजाफा है, ये कैसे मुमकिन हो सकेगा? जो इस साल का टारगेट है, ये नामुमकिन है सर, ये बिल्कुल नामुमकिन है। ये नहीं ले जाया जा सकता जब तक हम एनर्जी कॉस्ट कम नहीं होगी। एनर्जी कॉस्ट हमारे रीजनल जो हमारी कंट्रीज हैं उसमें 8 सेंट है, किसी में 6 सेंट है, हमारी 16 सेंट है। हम कैसे compete कर सकते हैं? हम कभी भी compete नहीं कर सकते। और इस बजट में जो ये टैक्सेशन एक सेल्फ असेसमेंट होती थी एक्सपोर्टर्स के लिए, उनको भी फाइनल टैक्स रजीम से निकाल के एक नॉर्मल टैक्स रजीम में ले गए, जिसपे उन पे 29% टैक्स लागू कर दिया गया है। इससे इजीली
मैं समझता हूँ ये जो हमारी एक्सपोर्ट है 30 बिलियन, इसमें से भी ये 10 बिलियन कम होने के चांसेस है। अच्छा, तो फिर ये बताएं आतिफ साहब कि अगर ये इसमें भी अगर ये कमी हो जाती है तो कैसे पाकिस्तान फिर सर्वाइव करेगा जब तक एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी? दूसरी तरफ इंपोर्ट्स हमारी बढ़ती जा रही हैं, 58-59 बिलियन डॉलर्स तक वो पहुंच चुकी हैं। हम तो देखें अभी भी हम एक मीटिंग कर रहे हैं IPP के साथ, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट हैं इनके साथ हमें बहुत ज्यादा हम मुश्किल में फंसे हुए हैं। हमारी कैपेसिटी चार्जेस जो है, इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 42,000 है, जबकि हमारी जरूरत ही 25,000 मेगावाट से ज्यादा है ही नहीं है, और रोज बरोज ये कम हो रही है। इसमें मेन जो एक घरेलू शोबा है वो इस्तेमाल कर रहा है, इंडस्ट्री तो 25-26% इंडस्ट्री इस्तेमाल कर रही थी, जो ग्रेजुअली वो कम हो रही है, नो एक्सपेंशन हो नहीं रही, और जो एक्सपेंशन नहीं हो रही और जो एग्जिस्टिंग यूनिट है वो भी बंद हो रहे हैं। अच्छा, तो और ये इस तरह तो नहीं, लाइक जो इस टाइम बंद हमारे IPPs हैं उनको हम कम से कम 150 अरब रुपया अदा कर रहे हैं हर महीने का। बिल्कुल, और वो हम सब पे उसका इफेक्ट आ रहा है। बिल्कुल। तो आतिफ साहब, ये कंजम्पशन या यूटिलाइजेशन क्या बढ़ाना इसका हल है? जो इस वक्त टैरिफ है तो बहुत महंगा है आप लोगों के लिए, इस पर मुमकिन है कंजम्पशन को बढ़ाना? चूंकि एक राय ये भी सामने आती है कंजम्पशन बढ़ेगी तो शायद टैरिफ थोड़ा नीचे चला जाए। 25,000 मेगावाट को अगर हम इसकी यूटिलाइजेशन 32 या 34,000 मेगावाट कर देंगे तो शायद कीमत थोड़ी नीचे चली जाएगी। ये ऐसी मुमकिनात हैं? ऐसी मुमकिनात नहीं है ना, हमारी पॉलिसीज ऐसी नहीं है कि हम एक्सपोर्ट कर सकें। लोकल इंडस्ट्री चल नहीं रही, नए इन्वेस्टर आ नहीं रहा, हालात कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे। तो फिर आतिफ साहब, ये ट्रेड मिनिस्टर हो या इंडस्ट्री मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर ही हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो, इन लोगों से कोई आप लोग की अपनी जितनी भी ट्रेड बॉडीज बनी हुई हैं, कुछ बातचीत इस सिलसिले में हुई है? मैं कल भी इंडस्ट्री मिनिस्टर से भी मिला हूँ, कॉमर्स मिनिस्टर से भी मिला हूँ, इसी सिलसिले में कि हमें कुछ सपोर्ट की जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह वो हमें कुछ सपोर्ट करेंगे। अच्छा, जो बजट आया उसमें तो हमें कुछ ऐसा नहीं लगा कि इंडस्ट्री को कहीं सपोर्ट किया गया। इंडस्ट्री का तो जिक्र ही नहीं है उस पूरे बजट में। ठीक है, तो फिर ये अभी क्या कुछ यकीन दहानियां, कुछ कमिटमेंट्स हैं आप लोगों के लिए कि आने वाले 2-4 माह में कुछ बेहतर हो सकता है? कोई मिनी बजट ऐसा आ सकता है कि उसमें आप लोग कुछ कह तो रहे हैं। कल की जो मेरी मीटिंग हुई है उनमें ये उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि हम इसमें लाइक आपको लिए कोई पैकेज लेके आ रहे हैं। अच्छा, और ये जो टैरिफ आप लोगों के लिए इस वक्त 16 सेंट के अराउंड है, ये चूंकि रीजन के दूसरे कंट्रीज में 6-7 सेंट पर है, तो ये इसमें कितनी कमी की डिमांड है आप लोगों की और इस पर कन्विंस है हुकूमत? हम 9 सेंट पे भी हम कह रहे हैं हमें ले जाएं, 10 पे ले जाएं, 12 पे भी ले जाएं, हम फिर भी कम्पीट करेंगे। अच्छा, और जबकि ये भी जो रीजन के दूसरे कंट्रीज हैं उनकी निस्बत तो ये काफी ज्यादा होगा। फिर भी ज्यादा है। अच्छा, और ये फिर भी हम कम्पीट करने के इंशाल्लाह पोजीशन में और इस रेट पर फिर ये एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो सकेगा? और कोई अगर हो सकेगा और कोई रैंडम फिगर के कितना बढ़ सकता है ये एक्सपोर्ट्स में इजाफा? कोई 4-5 अरब डॉलर के करीब इजाफा मुमकिन हो सकेगा फिर इंडस्ट्री के थ्रू? हो सकेगा। अच्छा, ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। आतिफ इकराम शेख साहब, प्रेसिडेंट FPCCI हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे कि अपनी डिमांड्स रखिए गवर्नमेंट के सामने। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इनको पॉजिटिव रिस्पांस देती है। यानी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और हुकूमत अपने टैक्स नेट को बढ़ाना चाहती है, रिटेल सेक्टर और कारोबारी तबके को टैक्स नेट में लाना चाहती है, और इसके लिए एक ताजिर दोस्त स्कीम मुतारिफ करवाई गई, जिस पर ताजिरों का बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। और उनका कहना है कि इसके जरिए बहुत ज़्यादा टैक्स इंप्लीमेंट इस वक्त ताजिरों पर किया जा रहा है। अब बात एहतजाज तक आ गई है, दुकानें बंद करने तक आ गई है। तो ताजिरों के बुनियादी मुतालबात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या, हम जानेंगे। अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन है ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के। अतीक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये एक फिगर आप कोट कर रहे हैं कि ये 60,000 रुपये टैक्स हर दुकानदार पर लियाकताबाद जैसी मार्केट में लगा दिया गया है। ये माहाना है, ये सालाना है? अगर सालाना भी है तो ये 5,000 रुपए हर महीने दुकानदार टैक्स की मद में अदा करेगा? ये 60,000 रुपए, 7,20,000 रुपए सालाना है। अच्छा, और ये लियाकताबाद तो एक मिसाल हमने दी, क्योंकि पिछले दिनों लियाकताबाद के बारे में मशहूर किया गया कि लाहौर से ज्यादा टैक्स आता है। हालांकि ये बात एक मफरूजा, लियाकताबाद में कोई बड़ा सुपर स्टोर भी नहीं है, कोई बड़ी चेन्स नहीं है, कोई बड़ी बिल नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं जी। एमए जिला रोड है,
और दीगर इलाके हैं जिनके बारे में 60,000 रुपए माहाना और 7,20,000 रुपए ये टैक्स जमा करवाने। अच्छा, ये मनमाने तरीके से असेस किया गया है उस इलाके के जायदादों के किरायों। रोजाना 2,000 रुपए हो गया ये, यानी ये रोजाना 2,000 रुपए एक दुकानदार टैक्स की मद में हुकूमत को देगा, तो वो खुद क्या कमाएगा, क्या खाएगा? ऐसा लगता है कि जिसने भी ये स्कीम बनाई है पहले उसे पूरी तरह टून किया गया है कि दुनिया माफिया से बेखबर हो, होश खो बैठे, फिर उससे कहा गया आप उसमें टैक्स लगाओ। तो इस तरह दीवानगी की हद तक बजट 2024-2025 में जिस तरह टैक्सों में नोचा गया, ये एक छोटी मिसाल आप बिजली के बिलों पे देख लें कि कोई हिसाब किताब नहीं है किस पे क्या गुजरेगी, लोग दे सकेंगे नहीं दे सकेंगे। दुनिया में देखिए टैक्सेशन पॉलिसी का एक बेहतरीन एक मिसाल होता है कि वो ये देखते हैं कि ये इस हजम ये पूरा हो सकेगा, महसूलात पूरे हो सकेंगे, टैक्स देने वाले का जो हजम है अदायगी का, आमदनी का आया उसमें ये हमारी जो डिमांड है ये पूरी होती है कि फिर उसके बाद टैक्सेशन होती है। ये नहीं कि आप लाठी हाथ में पकड़ें, आंखों पे पट्टी बांध लें और फिर वो चलाना शुरू कर दें। इस तरह यही वजह है कि देखिए मुतनाज़े हुआ। बिल्कुल ठीक है, चलें अतीक साहब आने पर हम मजीद भी आपसे बात करते रहेंगे, इस मामले को हम हाईलाइट करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।